होपफुली स्कैनिंग इस बार बराबर आया रहेगा. Okay, so let's start with photosynthesis. So this is a part of unit 4, I think first chapter, photosynthesis. So ये unit में we will be looking at more of photosynthesis, photosynthetic apparatuses, okay, and various other reactions. Okay, so we have already have completed regarding completed Kelvin-Benson cycle and one more cycle, reductive TCA, right? So it was a part of carbon dioxide fixation. So photosynthesis is nothing but carbon dioxide fixation, right? तो photosynthesis में क्या होता है, लाइट एनर्जी से, ओके, लाइट एनर्जी यूटिलाइज करके आप क्या फिक्स कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हो. जस्ट अ सेकेंड. एक मिनट है, एक मिनट. सो इसमें लाइट एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हो. सो मैं इधर आ जाता हूँ व्हाइट बोर्ड में. ओके, सो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ओके, टू वर्ड्स है, फोटोसिंथेसिस. ओके, फोटो मतलब लाइट, ठीक है, फोटोन बोलते हैं ना, राइट. एंड सिंथेसिस, क्या सिंथेसाइज हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज हो रहा है. किधर से सिंथेसाइज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है. तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना. ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन. कौन है भाई? ओके, समझा? तो फोटोसिंथेसिस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन और कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन. ठीक है, बेसिक फंडा यही है. ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना. ओके, आगे चलते हैं. ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ओके, अर्थ में, दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेसिस. ये मेन रिएक्शन है. क्यों मेन रिएक्शन है? क्योंकि अगर जब तुम सांस ले रहे हो अंदर, तो क्या अंदर जा रहा है? दैट इज नथिंग बट एयर. तो एयर में तुम्हारा जो लंग है, एयर में जो सॉरी सॉरी एक मिनट. सो एयर में जो ऑक्सीजन है, दैट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय योर लंग. सॉरी, हाँ. सो जो ऑक्सीजन है वो आपका लंग एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट. सो और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहा है. सो बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस है, इट फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, राइट. सो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. और किधर से मिल रहा है उनको? एज अ बाई प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन. ठीक है, अभी हम लोग बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस किधर किधर होता है? प्लांट्स में होता है तुम्हारे. ओके, प्लांट्स में होता है, जितने भी प्लांट्स हैं तुमको दिखते हैं. फिर बैक्टीरिया में होते हैं, जैसे एल्गे हो गए. एल्गे इज अनदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कैटेगराइज किया जाता है. फिर बैक्टीरिया, कुछ कुछ बैक्टीरिया है जो एनारोबिक कंडीशन में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन दिखाता है, बट नेवरदलेस वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते. ठीक है, ओके. सो एंड सो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस एंड देयर इज आल्सो कॉल्ड एज कीमोसिंथेसिस. ओके, कीमोसिंथेसिस. ओके, तो जिधर जिधर लाइट एनर्जी अवेलेबल नहीं है, उधर वो केमिकल एनर्जी, कीमो मतलब यूजिंग केमिकल एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है. ठीक है, जस्ट ओके, यूजिंग केमिकल एनर्जी. कीमोसिंथेसिस मतलब स्पेलिंग थोड़ा सा ये है. कीमो सिंथेसिस मतलब क्या? आपका केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट या उसको फिक्स कर रहे हैं या उसको रिड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, ओके. सो होपफुली आपको समझा है. फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं, राइट. और कीमोसिंथेसिस में क्या कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं. ठीक है, सो इधर आपका जो लाइट नहीं है इधर, ठीक है, देयर इज नो लाइट. तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आपको ज़्यादातर, जैसे फॉर एग्जांपल डीप सी में मिल जाएंगे, जिधर लाइट
नहीं रीच होती है, ठीक है। डीप वेंट्स, सी जो भी है, ठीक है, बेसिकली सी बेड्स बोल सकते हो उसको, ठीक है, सी बेड्स, ठीक है, सी बेड्स हो गए तो उधर आपको मिल जाएगा। बस बस, एक मिनट है, एक मिनट। ओके, सो या आई एम बैक। हाँ, सो इधर क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली आपका जो दो टाइप के रिएक्शन है, कीमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस, राइट। ओके, दोनों प्रोसेस से बेसिकली आपका कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रहा है। एडिशनल फीचर फोटोसिंथेसिस में ये हो रहा है कि ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली क्या रिएक्शन क्या हो सकता है इधर, अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस देखते हैं तो जो रिएक्शन होता है, होपफुली माय वॉइस इज गोइंग, या ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है ना। खाली प्लांट्स को ये चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, ऑब्वियसली एनपीएस फर्टिलाइजर्स अलग से चाहिए रहता है जो ऑर्गेनिक मटेरियल के से मिल जाता है, ठीक है। नाउ ओके, सो क्या जनरेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, उसको हम लोग ये फॉर्मूला से डाल सकते हैं, CH2O, ठीक है। ओके, ठीक है, तो इसमें कितना भी हो सकता है, एन एन बोल सकते हैं इसको। चलो आगे चलते हैं। और क्या चीज़ जनरेट हो रही है, ऑक्सीजन। ओके, सो कैन समवन टेल मी जो ऑक्सीजन इधर जनरेट हो रहा है वो किधर से आ रहा है, सोर्स किधर से आ रहा है, ये वाटर से आ रहा है या ये कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्लिट करके आ रहा है, यस कोई बता सकता है, यस एनीबडी, सब इधर स्कॉलर्स बैठे हुए, यस कोई बता सकता है। ओके, सो हम लोग उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, एज एन इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। ओके, सो हम लोग चेक करेंगे कि जो ऑक्सीजन एवोल्यूशन है वो किधर से, उसका सोर्स क्या है, वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके लिए भी आप इधर आप रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ कर सकते हो। जैसे ऑक्सीजन को हैवी वाटर ले लिया तो जो वाटर रहेगा दैट वुड बी, सॉरी, ऑक्सीजन जो रहेगा वो 18, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 16 जो नॉर्मल रहता है, उसके जगह आप 18 वाला हैवी वाटर यूटिलाइज कर, हैवी ऑक्सीजन, ठीक है, बेसिकली। ओके, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड को 18 में डाल सकते हो या आप वाटर को हैवी वाटर डाल सकते हो, ठीक है। ओके, सो आगे चलते हैं, इधर है भाई। ओके, ठीक है, तो इसमें जब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O गिव्स यू 6 H12O6 विच इज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और
कितना मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है? 6, ठीक है। सॉरी, ऑक्सीजन कितना इवॉल्व हो रहा है? 6, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं या फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोल सकते हैं। ओके, फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब क्या? एटीपी भी जनरेट होता है, ठीक है। एटीपी जनरेट होता है। व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन? इधर आ जाते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। क्या होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन? इसमें क्या हो रहा है? आप लाइट एनर्जी यूटिलाइज करके एटीपी जनरेट करते हैं। ध्यान से सुन रहे हो? फोटो फॉस्फोराइलेशन मतलब लाइट एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हो, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी यूटिलाइज करके एटीपी जनरेट कर रहा है, ठीक है। एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ मैं। सो लाइट एनर्जी कंज्यूम किया एंड एटीपी जनरेट किया, मतलब लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी जो कि विच इज नथिंग बट एटीपी, ठीक है। एंड दिस एटीपी इज ड्राइविंग द लाइफ फोर्स इन एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ठीक है। सो ठीक है, तो दिस इज फोटोफॉस्फोराइलेशन, एकदम सिंपल वे में बताया मैंने, ओके। तो इसमें जो बताया गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लोग इवोल्यूशन ऑफ अर्थ देखें एंड इवोल्यूशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखें तो पहले ग्लाइकोलाइसिस है एंड पेंटोस फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एक्यूमुलेट होना चालू हुआ एंड देन उसके बाद फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ, ठीक है। मतलब विद ऑब्वियसली एंडोसिम्बायोटिक थेरी आपने अगर पढ़ा रहेगा तो, ओके। सो फोटोसिंथेसिस बाद में केम इनटू द पिक्चर, ओके। नाउ फोटोसिंथेसिस जब चालू हुआ देन एज अ बाई प्रोडक्ट जो ऑक्सीजन जनरेट हुआ उसकी वजह से 99.99% एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स मारे गए बिकॉज अर्थ वाज एनारोबिक इन नेचर, ठीक है। जैसे अभी अर्थ हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज एरोबिक इन नेचर, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, ओके। सो 20% नहीं 20%, 21% अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन है, ठीक है, ओके। एंड 79% इज योर नाइट्रोजन, ठीक है। सो इट इज वेरी कंड्यूसिव फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक अस। बट अगर आप सोचो कि अर्थ एक टाइम में जिसमें 1% भी ऑक्सीजन नहीं था, तो उधर एनारोबिक कंडीशन जो एनारोबिक ये थे क्या बोलते हैं ऑर्गेनिज्म से, दे वेर डोमिनेंट फोर्स, ठीक है। जैसे अभी अर्थ में बोलते हैं कि ह्यूमंस आर डोमिनेंट फोर्स, मतलब ह्यूमंस कैन कैरी आउट चेंजेस, वास्ट चेंजेस। बट अभी वो टाइम में फिर अब उस हिसाब से बोल सकते हैं जो एनारोबिक जो ऑर्गेनिजम्स थे, दे वेर डोमिनेंट फोर्स, ठीक है, ठीक है। तो इधर जो ओके, सो बेसिकली आपको कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब जो सेल्स है या फोटोसिंथेटिक सेल्स है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो हम लोगों ने देखा कि एटीपी जनरेट होता है, राइट। एंड फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए प्रोटॉन्स भी चाहिए, वो किधर से आ रहे हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स चाहिए। तो वाटर दे रहा है कि कोई और दे रहा है, ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। एंड बेसिकली एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो प्रोटॉन्स ही आ जाता है। प्रोटॉन्स किधर से, उसका उनका सोर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स क्या है, ठीक है, वो हम लोग को पता करना है। एंड बिकॉज इसको आप अगर आप पता लगाओगे तो आपको समझ जाएगा कि बेसिक रिएक्शन क्या है। तो अगर आप देखोगे वापस इधर 6 ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विल इज फॉर्मिंग आपका क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो H2O इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ओके, रिड्यूसिंग एजेंट है। और H2O रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है, जिससे क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट जब दूसरे को रिड्यूस करता है तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इधर ऑक्सीजन इज जो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, मतलब वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसको सो इसमें वाटर के जगह आप इंस्टेड ऑफ वाटर यू कैन ऐड H2O और अदर रिड्यूसिंग एजेंट, जिससे आप सेम रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हो। बट थिंग इज कि H2S इज अ वेरी वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट इन कंपैरिजन टू वाटर, ठीक है।
तो H2S क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ऑब्वियसली उधर तो अगर हम लोग इधर देखें तो हम लोगों ने एक रिएक्शन देखा था, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O इज गिविंग यू कार्बोहाइड्रेट एंड ये, ठीक है। तो वैसे ही आपका अगर कार्बन डाइऑक्साइड इधर है, ठीक है, तो अगर इंस्टेड ऑफ H2O H2S है, ठीक है, तो इधर क्या होगा आपका, इट विल फॉर्म ऑब्वियसली H2 कार्बोहाइड्रेट जनरेट होगा, राइट, एंड प्लस S जनरेट होगा, ठीक है, सल्फर एलिमेंटल सल्फर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जनरेट होगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ओके, ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। सो होपफुली समझा रहेगा। यस, ये ऊपर से जा रहा है। ओके, ठीक है, ओके। सो H2O इज एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इतना ही है। किधर किधर किधर, ओके। तो H2O से आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, H2O से आपको इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, इट इज अ सोर्स ऑफ प्रोटॉन ऑल्सो, मतलब हाइड्रोजन जो जनरेट हो रहा है वो रिड्यूस करने का काम आ रहा है, ओके। और इसके साथ आपको ऑक्सीजन फ्री मिल रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तभी एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग कैरी आउट कर पा रहे हैं, नहीं तो हम लोग भी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सिंगल सेल्ड रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस का मैग्नीट्यूड देखें, सो दिस इज काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग फोटोसिंथेसिस को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं, क्यों क्यों इधर आते हैं, इधर एक एस्टिमेट है कि एक एस्टिमेट के हिसाब से 200 बिलियन टन्स, टन्स मतलब 1000, ठीक है, 1 टन इज 1000, तो 200 बिलियन टन्स बोल रहा हूँ, मतलब इतना 200 के आगे और 1000 लगा दो, ठीक है, तो 2 लाख बिलियन, ठीक है, 200 बिलियन टन्स, ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 200 इंटू 10⁹ और कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग एसिमिलेटेड या फिक्स कर रहा है, ठीक है। कौन फिक्स कर रहा है, फोटोसिंथेसिस फिक्स कर रहा है, कौन है ओके, ये फिक्स कर रहा है, कार्बन को फिक्स किया जा रहा है, ठीक है, ओके, एंड उसके हिसाब से फिर आपका ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है। अच्छा, एक एस्टिमेट के हिसाब से जो हमारा अर्थ में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वो 50% से 60% एल्गे प्रोड्यूस करते हैं विच आर लिविंग इन द ओशन, ठीक है, जो ऑक्सीजन हमारा आ रहा है, और बाकी जो ऑक्सीजन है वो हमारे जो टेरेस्ट्रियल लैंड में जो प्लांट्स है दे आर प्रोड्यूसिंग दैट ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे ओशन, ओशन इज बिकमिंग मोर ऑफ प्लास्टिक, कंट्रीज के कंट्री, आई थिंक कॉन्टिनेंट जितना, 3 कॉन्टिनेंट जितना बड़ा प्लास्टिक का ये है, क्या बोलते हैं, साइज है, प्लास्टिक डंप किया हुआ, ओके। सो दैट इज ऑल्सो बिग कंसर्न, क्योंकि वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है एंड माइक्रो प्लास्टिक फैला रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ओके। आगे इधर क्या, इधर ना ना इधर था। अच्छा, ये बोला गया कि जो प्लांट्स है या जो फोटोसिंथेटिक apparatus है हमारे प्लांट्स में, दे आर यूजिंग अप्रोक्सीमेटली 0.1% ऑफ रेडिएंट एनर्जी, मतलब जो सोलर एनर्जी है उसका जितना अर्थ में पड़ता है उसका खाली 0.1% ही यूटिलाइज कर रहा है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नॉट इवन 1% और 10% ऑल्सो, ओनली 0.1%, ठीक है, ओके। ऑब्वियसली वो पूरा 0.1% खाली फोटोसिंथेसिस में नहीं लगाता, उसको दूसरे काम के लिए भी यूटिलाइज करता है, ठीक है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो, तो एक तो स्टोरेज मटेरियल के लिए भी करता है, फिर ऑब्वियसली नॉर्मल सेल फंक्शनिंग के लिए भी जो एनर्जी यूटिलाइज होता है,
ठीक है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो 1% ऑफ एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड, ओनली 1% ऑफ सन एनर्जी, ठीक है। 10% भी नहीं, 20, 30, 40, 50, 100% तो भूल ही जाओ, ठीक है। ओके, ठीक है। तो उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सेलुलोज प्रोड्यूस हो रहा है, लिग्निन प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब प्लांट्स जब बन रहे तो ऑब्वियसली उधर सेलुलोज और लिग्निन है, ठीक है। ओके, जो एज अ पॉलीमर बायोमास जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, ओके। और ये डायरेक्टली हम लोग ह्यूमंस एज अ फूड है ना खाते हैं ना, वेजिटेरियन फूड खाते हैं ना हम लोग, ठीक है। ओके, और इसके और ह्यूमंस ये सेलुलोज और लिग्निन को एक्चुअली डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो देयरफॉर इट इट एक्ट एज अ रफेज, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा था, ठीक है। देयर आर सम ऑर्गेनिज्म विच कैन डाइजेस्ट सेलुलोज, जो आपके टर्माइट्स में, टर्माइट्स पता होगा रहेगा आपको, जो लकड़ी को खा जाते हैं, ठीक है। वो खुद लकड़ी को खाते हैं, बट उनके पास जो लकड़ी रहता है, मतलब एज इन सेलुलोज रहता है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है, वुड, ठीक है। एंड टर्माइट्स डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ ईटिंग, मतलब डाइजेस्टिंग सेलुलोज, ठीक है। तो उसके अंदर, उसके पेट के अंदर ऑर्गेनिज्म रहता है, गट, गट में, ठीक है। और वो ऑर्गेनिज्म produces cellulase enzyme which digest cellulose, ठीक है। तो इसलिए टर्माइट जो है वो वुड को खा के ख़त्म कर लेता है, क्यों? क्योंकि उसके पेट में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेलुलोज प्रोड्यूस करते हैं। अगर सोचो, अगर ये पेट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो उसको मार दिया जाए तो टर्माइट भी मर जाएगा, क्योंकि वो लकड़ी खा रहा है, और उसके बाद फिर वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, तो फिर वो मर जाएगा, ठीक है। उसमें से उसको कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी, ओके। आगे चलते हैं, ठीक है। वैसे लिग्निन है, लिग्निन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन। अच्छा, अगर लिग्निन का आपको पता करना है कि वुड में लिग्निन है कि नहीं है, तो आप क्या करो, वो जो जो भी लकड़ी है उसको, या वुड है उसको आप जला दो, ठीक है। तो जो जलने के बाद जो पार्टिकल्स बच जाएंगे, या जो वुड बच जाएगा, दैट इज लिग्निन, ठीक है। क्योंकि वो लिग्निन इतने जल्दी डिग्रेड नहीं होता, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रीज में लिग्निन को तोड़ने के लिए इंजाइम्स प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मास स्केल में लिग्निन को ये क्या बोल सकते हैं, डिग्रेड करें, एंड इट, दो लिग्निन डिग्रेड करके जो सिंपल शुगर मिल जाएगा, और उसको फिर एज अ सोर्स यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। ओके, तो लिग्निन तोड़ने के लिए काफ़ी कम एंजाइम्स प्रेजेंट है, या काफ़ी कम ऑर्गेनिज्म है जो लिग्निन डिग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली योर फ्यूचर, अगर आपको एमएससी मास्टर्स करना है, तो डिसर्टेशन में आप लिग्निन डिग्रेडर्स पे काम कर सकते हैं, ओके। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अभी सब जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखो, ठीक है। 1905 में, मतलब करीबन 115 या 16 ईयर्स ब्लैक बैक, ब्लैक मैन, ठीक है, ब्लैक मैन, ठीक है, ओके, ब्लैक मैन सरनेम है, ब्लैक मैन, ओके, शो दैट फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ टू लाइट प्रोसेस, ठीक है, टू प्रोसेस, लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट, ओके। तो ब्लैक मैन ने क्या प्रपोज किया और शो किया, दो टाइप के प्रोसेस चलते हैं फोटोसिंथेसिस में, लाइट डिपेंडेंट होता है फेज होता है, एंड लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है, डार्क फेज बोल सकते हैं इसको। सो व्हाट डू यू मीन बाय लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट? तो इधर अगर मैं रखूँ, तो लाइट डिपेंडेंट मतलब इट इज स्ट्रिक्टली डिपेंड्स ऑन लाइट, लाइट एनर्जी, ठीक है। तो लाइट एनर्जी जब तक रहेगा तब तक वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता रहेगा, ऑक्सीजन को इवॉल्व करता रहेगा, ठीक है, ओके। ये पता है, ठीक है, एग्जाम्पल, ओके। लाइट इंडिपेंडेंट में क्या है, आप इवन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन एब्सेंस ऑफ लाइट, इट जो दूसरा जो ये है क्या बोलते हैं फेज है, वो रिएक्शंस जो है वो चलता रहेगा, चाहे लाइट प्रेजेंट हो या लाइट ना प्रेजेंट हो, ठीक है, या डार्क कंडीशंस हो, इसलिए इसको बोला गया है डार्क रिएक्शंस, ठीक है। तो अगर हम लोग सिंपल वे में, अगर हम तुमने 11th एंड 12th में पढ़ा रहेगा, तो एक को लाइट रिएक्शन बोलते हैं, एक को डार्क रिएक्शन बोलते हैं, बट इट इज नथिंग बट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है, ओके।
ओके, एंड लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस जो रहता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस चल रहे हैं तो उसमें इट इज इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो या कम हो तो उससे को जो रिएक्शंस है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सेम इफिशिएंसी में वर्क करता रहेगा। ठीक है, सो सेम इफिशिएंसी में वर्क करता रहेगा। बट इफ यू सी अबाउट लाइट डिपेंडेंट सॉरी इन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, तो दीज जो या डार्क रिएक्शन भी हो सकते हैं, ये दे वर वेरी सेंसिटिव टू डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब अगर जैसे 37 से 20 डिग्रीज हो गया तो वो क्या होगा, लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शंस में इफिशिएंसी में चेंजेस आ सकते हैं। या 37 से 40 डिग्रीज या 45 डिग्रीज पहुंच गया टेम्परेचर, जैसे होता है मुंबई में होता है। ठीक है, सो तो डार्क रिएक्शंस के फंक्शनिंग में या एफिशिएंसी में चेंजेस आ सकते हैं। Okay, so what is light dependent reaction and dark reactions? तो या light independent reactions, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग पाथवेज देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग खाली टुडे इज मोर ऑफ थियोरेटिकल पार्ट। अगर ये समझ गया तो अच्छा है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ओके, डार्क रिएक्शन ऑन अदर हैंड आर दोस एंजाइम। अच्छा, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस में क्या हो रहा है। ठीक है, आपने अगर साइक्लिक या नॉन साइक्लिक सुना रहेगा रिएक्शंस होते हैं। ओके, सो उसमें एक में क्या होता है, जो लाइट डिपेंडेंट जो प्रोसेस रहता है उसमें एटीपी एंड एनएडीपीएच जनरेट होता है। ठीक है, ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। ओके, तो एटीपी एंड एनएडीपीएच, डीपीएच है, एनएडीएच नहीं है, एनएडीपीएच है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो एनएडीपीएच है ये यूटिलाइज हो जाता है फॉर एनाबोलिक प्रोसेस विच इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के काम पे आता है। ठीक है, तो जो इधर एटीपी एंड एनएडीपीएच जनरेट हो रहा है वो तुम्हारा यूटिलाइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ठीक है, अभी डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन में एक्चुअली आर दोज एंजाइमेटिक रिएक्शन दैट इनकॉर्पोरेट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू रिड्यूस कार्बन कंपाउंड। सो इधर डार्क रिएक्शन में मेन प्रोसेस हो रहा है जिधर जो लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है जो एटीपी एंड एनएडीपी बना के दे रहा था वो इधर यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में एटीपी एंड एनएडीपीएच जनरेट हो रहा है, और डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में ये सारा जो एटीपी है वो यूटिलाइज हो रहा है। तो उसको अगर मैं व्हाइट बोर्ड में बता दूं तो लाइट डिपेंडेंट एलडी बोलता हूँ। ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट मतलब डार्क रिएक्शन। ठीक है, ओके, तो इसमें एटीपी एंड एनएडीपीएच प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, एंड ये दोनों मिलके आपका इधर यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, ओके, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस आपका जो है ये डार्क रिएक्शंस है, इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहे हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, और इधर जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है एनएडीपीएच है वो इधर ये यूटिलाइज कर। ठीक है, सो होपफुली तुम लोगों को समझ में आया कि क्या हो रहा है, और ये ब्लैकमैन ने शो करके बताया था। ठीक है, कि उसमें इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, तो उसने ये पहला बंदा था ओके इन दिस वर्ल्ड कि उसने बताया कि लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होता है। ओके, समझ में आया कि ऊपर से जा रहा है? यस, ओके, ठीक है, चलो आगे आते हैं। अभी एविडेंस इसने प्रोवाइड किया, तो ये इसने तो शो किया था, बट एविडेंस एकदम फुल प्रूफ एविडेंस इधर से आता। एविडेंस वाज फर्स्ट प्रोवाइडेड बाय इमर्सन। ठीक है, इमर्सन इन 1930 to show that light dependent phase of photosynthesis consists of two light reactions। अभी जो लाइट इसमें भी लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस में, अच्छा लाइट
इंडिपेंडेंट प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रहा है, मतलब उधर क्या हो रहा है, C3 साइकिल चल रहा है। ठीक है, ओके। तो अगर हम लोग इधर देखें तो हम लोगों ने लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस देखा, जिसमें क्या होता है, एक तो आपका साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। ठीक है, और लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस में या डार्क रिएक्शन होता है, जिसमें बेसिकली C3 साइकिल चलता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म में C4 साइकिल चलता है, वो एडिशनल फीचर्स रहते हैं उसमें। ओके, C3 साइकिल रहता है बट उसमें एडिशनल रिएक्शन रहता है, तो C3 या C4 साइकिल इधर चलता है। ठीक है, डार्क रिएक्शन। तो मतलब जो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, आपका C3 कैल्विन बेंजीन साइकिल चलता है, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। लाइट रहेगा नहीं रहेगा तो वो चलता रहेगा। ठीक है, बट ATP एंड NADP जनरेट होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। अगर जैसे लाइट बंद हो जाता है, मतलब ऐसे जैसे शाम हो जाती है, इवनिंग के टाइम में क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाते हैं, ये जीरो के बराबर अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये टाइम पे क्या होगा, C3 साइकिल जो है ATP एंड NADP मिल नहीं रहा है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे टाइम में क्या होगा, मैं C3 प्लांट्स की बात करूँ। ठीक है, तो ऐसे टाइम में क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड होपफुली सबको पता है फोटो रेस्पिरेशन क्या हो रहा है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, अभी जो कार्बोहाइड्रेट्स जो स्टोर करके रखे उसको यूटिलाइज करना चालू कर देगा, और ये इन दिस प्रोसेस इट विल कंज्यूम ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, जो ट्री है या प्लांट्स है, ठीक है, C3 प्लांट्स है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ये क्या करेंगे, फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देंगे, जिसमें वो ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। ठीक है, ओके। सो मुझे ये याद है क्योंकि आई थिंक इफ़ यू नो अबाउट KBC, तो उसमें ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, एंड जो पार्टिसिपेंट था उसने गलत आंसर देके ऑक्सीजन बोल के आउट हो गया था। ठीक है, ठीक है। सो वापस इधर आ जाते हैं। सो लाइट लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस में देयर आर टू टाइप्स, photosynthesis 1 and photosynthesis photosystem 1 and photosystem 2, ये दो सिस्टम्स रहते हैं, वो देखेंगे हम। ओके, so when immersion measured the amount of photosynthesis carried out by green algae का नाम दिया हुआ है Senedesmus। ठीक है, okay, as a function of wavelength of light, he observed that photosynthesis did not produce at wavelength greater than 700। तो 700 के ऊपर वेवलेंथ गया नहीं है, इधर कहीं रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर इधर आ जाते हैं हम लोग, तो अगर एकदम सिंपल मैं बोलूँ ना, ग्राफ। ठीक है, तो क्या हो रहा था, इमर्सन क्या कर रहा था, वो लाइट प्रोवाइड कर रहा था, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो वेवलेंथ को हम लोग एक्स एक्सिस में डाल देंगे। ठीक है, तो जैसे 400 हो गया, ठीक है, 500 हो गया, 600 हो गया, ओके, 700 हो गया, 800 हो गया। ठीक है, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो इधर एक मिनट, ओके, उसने ऑब्जर्व किया कि इधर जो रिएक्शन हो रहा है इट इज़ वेरी गुड, और जैसे ही 700 के आ रहा है तो वो रिएक्शन ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो 700 जो नैनोमीटर है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है, वेवलेंथ ऑफ लाइट 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो 700 नैनोमीटर के थोड़ा सा भी ऊपर गए तो इधर क्या होगा, अभी ये जो मैंने लाइन बनाया वो क्या, इट इज़ नथिंग बट ऑक्सीजन एवोल्यूशन। ठीक है, ऑक्सीजन एवोल्यूशन। ओके, सो इधर मैंने डायग्राम थोड़ा सा शायद मैंने गलत बनाया रहेगा, इसमें थोड़ा कम ज़्यादा होता है, बट 700 नैनोमीटर के ऊपर जो नॉर्मल प्लांट्स है दे कैन नॉट फिक्स ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन एवोल्यूशन शार्प ड्रॉप आता है। ठीक है,
और ये 700 जो ये वेवलेंथ है, इट इज नथिंग बट फार रेड इंफ्रारेड, फार रेड या फार इंफ्रारेड। ओके, तो इसको फार या रेड ड्रॉप इफेक्ट भी बोला जाता है, रेड ड्रॉप इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो लाइट है ये रेंज में 700 नैनोमीटर के ऊपर ये रेड रेंज में आता है, अगर आपको पता रहेगा विबजी और ओके। तो लास्ट में तो ये आपका वायलेट कलर का लाइट रहता है जो 400 नैनोमीटर के अप्रोक्सीमेट रहता है। इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, रेड इज अप्रोक्सीमेटली 700, और 700 की जैसे ऊपर लेके जाएंगे तो वो रेड ड्रॉप दिखाता, मतलब उसके ऊपर जो इंफ्रारेड आ जाता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेटिक apparatus ये लाइट को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, मतलब उसके पास कैपेबिलिटी नहीं कि वो ये इसके आगे जो लाइट को अब्जॉर्ब करे, ठीक है, एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे। तो ये क्या होता है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रेड ड्रॉप इफेक्ट। ओके, तो फोटोसिंथेसिस जो था वो वो आगे बढ़ा ही नहीं। 700 नैनोमीटर के अगर ऊपर आप लाइट एनर्जी या लाइट पास ऑन करते हो तो वो फोटोसिंथेसिस करीबन बंद हो जाएगा। ठीक है, इसको फार रेड, ये अप्रोक्सीमेटली 700 नैनोमीटर के ऊपर फार रेड वेवलेंथ बोला जाता है। ठीक है, बट कुछ एल्गे अभी भी ये वेवलेंथ पे क्या बोलते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वे कुछ एल्गे, ठीक है, सारे नहीं। इमर्सन ओके, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। शो दैट दिस डिक्रीज इन फार रेड रीजन इज सो कॉल्ड फार रेड ड्रॉप, फार रेड ड्रॉप या रेड ड्रॉप या फार रेड ड्रॉप। ठीक है, ओके, 700 नैनोमीटर के ऊपर जो ये है, अगर आप वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, देयर वुड बी फार रेड ड्रॉप, मतलब एज इन जो इफिशिएंसी है फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। ठीक है, ओके, अभी इसको रिवर्स भी किया जा सकता है, फार रेड ड्रॉप को रिवर्स कैसे किया जा सकता है। आप 700 नैनोमीटर के साथ आप 650 नैनोमीटर का अगर वेवलेंथ प्रोवाइड करोगे तो ऑक्सीजन बनना वापस चालू हो जाएगा बेसिकली। अगर आप देख रहे हो, दिस 650 नैनोमीटर इज बेसिक आपका ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहा है, 700 नैनोमीटर ऑक्सीजन नहीं बना सकता। ठीक है, ओके, तो जो 650 नैनोमीटर, क्योंकि ये कम है, ठीक है, एंड दिस कैन बी अब्जॉर्ब्ड बाय, दिस वेवलेंथ कैन बी अब्जॉर्ब्ड बाय सम पिगमेंट मॉलिक्यूल जो कि ऑक्सीजन को इवॉल्व कर सकता है। सो ये इनहेंसमेंट से क्या, इमर्सन को ये उसने हाइपोथेसिस रखा या पोस्टुलेट किया कि जो एसिमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड लाइट ऑफ टू डिफरेंट वेवलेंथ। तो उसमें क्या, उसने क्या बोला, दो मिनिमम टू वेवलेंथ्स ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। एक तो 700 एंड से ज़्यादा नहीं, 700 परफेक्ट 700, ठीक है, और 680 टू 700, एंड दूसरा वेवलेंथ है 650। ठीक है, तो इसको फार रेड वेवलेंथ बोला गया 680 टू 700। हम लोगों ने क्या बात किया, 700 के ऊपर जैसे लेके गया वेवलेंथ को वैसे ही देयर इज अ शार्प ड्रॉप। ठीक है, ऑक्सीजन इवोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, या फोटोसिंथेसिस इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, फोटोसिंथेसिस बंद हो गया। ठीक है, तो इधर क्या आपका हो गया, आपका शॉर्टर वेवलेंथ मतलब 650 नैनोमीटर आपको क्या बोलते हैं, 650 नैनोमीटर ऑब्जॉर्व कर सकता है। ठीक है, समझा कि ऊपर से क्या, बता दो मुझे। ऊपर से जा रहा है तो बता दो। होपफुली सिंपल रहेगा। अगर आप वो खाली ग्राफ भी देखोगे तो फटक से पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है ना। हाँ, इधर है। ठीक है, तो इधर क्या है, आपका ऑक्सीजन इवोल्यूशन था, और ऑक्सीजन इवोल्यूशन में शार्प ड्रॉप दिखा, मतलब ऑक्सीजन इवोल्यूशन बंद हो गया, मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस भी बंद हो गया। 700 के जैसे वेवलेंथ के ऊपर लेके गए, शार्प ड्रॉप दिखा। इसको रेड ड्रॉप इफेक्ट भी बोला जाता है या फार रेड ड्रॉप इफेक्ट भी बोला जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट आते हैं बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, एंड
दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप हम लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे तो बैक्टीरिया एंड एल्गे एंड प्लांट, ऑब्वियसली प्लांट सेल्स के बारे में अगर स्टडी करना तो ऑब्वियसली ये भी पता होना चाहिए। ओके, एंड हम लोगों को काफ़ी चीज़ें अभी पता चली कि फोटोसिंथेसिस apparatus कैसे वर्क करता है, ठीक है। एंड काफ़ी जो बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें क्या बोलते हैं ढूंढना अभी भी बाकी, ठीक है। एज इन जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल हो गया आपका, जीनोमिक डेटा तो मिल गया बट जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल कब कौन सा जीन एक्सप्रेस करते हैं कौन से टाइम में, जैसे अभी प्लांट सेल डिवाइड कर रहे हैं तो कौन सी जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं। ओके, एंड फिर प्लांट सेल जब ग्रो कर रहे हैं तो कौन सी जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, फिर प्लांट सेल जब डाई हो रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है तब कौन सी जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। या कौन से प्रोटीन प्रोडक्ट्स है एट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। एंड कैसे वो इंटरेक्ट कर रहा है, तो सिग्नलिंग बहुत सारे सिग्नलिंग पाथवेज भी जो इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। स्टडी ऑन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोवाइड मच यूजफुल इंफॉर्मेशन वेयर बेसिस ऑफ मेजर हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ज़्यादातर जो स्टार्टिंग में जो वर्क हुआ है, ठीक है, वो प्लांट सेल से ज़्यादा आपके बैक्टीरियल सेल पे, मतलब जैसे आपके साइनोबैक्टीरिया पे ज़्यादा वर्क किया हुआ, ठीक है। एंड कुछ बैक्टीरिया ऐसे कि जो विच आर नॉट एक्चुअली एरोबिक इन नेचर, दे आर एनारोबिक इन नेचर, मतलब वो क्या है एनारोबिक कंडीशंस में रहते हैं, ठीक है। ओके, तो ज़्यादातर जो मेजर हाइपोथेसिस है वो सारे बैक्टीरिया सेल से रिलेटेड, मतलब उधर से ही डिराइव किए गए। ओके, अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देर आर पर्पल बैक्टीरिया, मतलब पर्पल कलर के नहीं होते ऐसे नाम दिया गया पर्पल बैक्टीरिया। पर्पल बैक्टीरिया को पर्पल सल्फर एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया दो में डिवाइड किया। वैसे ही ग्रीन बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि ग्रीन सल्फर एंड ग्रीन नॉन सल्फर में डिवाइडेड होता है, ठीक है। और हीलियो बैक्टीरिया भी रहता है, उसके बारे में हम लोग एक लेक्चर में कवर करेंगे उसके एग्जांपल्स, ठीक है। बट इधर हम लोग पहले ये देख लेते हैं पर्पल बैक्टीरिया सल्फर एंड नॉन सल्फर में देख लेते हैं, उस पर ज़्यादातर काम हुआ। ओके, इसमें अगर आप देखोगे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, इधर देखो रिड्यूस हो रहा है, एंड वाटर क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब वाटर इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी, वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड बाय जो वाटर, ठीक है। तो ये बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन, ओके, सिंपल है। एंड ऑब्वियसली वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन, तो ये जो आपका बाई प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है जो वाटर जो कन्वर्ट हो रहा है इनटू ऑक्सीजन, इट इज़ अ एंडरगोनिक, हाईली एंडरगोनिक रिएक्शन, मतलब इसमें क्या है आपका थर्मल एनर्जी वो रिड्यूस है। ओके, एक मिनट। तो एंडरगोनिक प्रोसेस में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ हीट ये क्या बोलते हैं, इट विल एब्जॉर्ब हीट, ठीक है। इट विल एब्जॉर्ब हीट, इट विल ओनली प्रोसीड इन द नेसेसरी, ये आगे कब प्रोसीड करेगा जब भी नेसेसरी लाइट एनर्जी प्रोवाइड या एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो प्रोवाइड कर रहा है। लाइट एनर्जी इज प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी, बेसिकली लाइट एनर्जी, ठीक है। फोटोन मॉलिक्यूल्स फोटॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं एनर्जी, ठीक है। उससे ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रहा है, नहीं तो बंद हो रहता, ठीक है। ऑब्वियसली अगर प्लांट को सनलाइट नहीं दोगे तो इट विल डाई ऑफ। ऑब्वियसली जब हम लोग बात कर रहे हैं कि वाटर इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन, ये एंटरगोनिक प्रोसेस है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक एक्सरगोनिक प्रोसेस भी होता है विच इज नथिंग बट रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ओके, अभी हम लोगों ने देखा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है क्रोमैटियम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का, तो ये आ सकता है पूछने के लिए। नेम व्हाट इज, गिव एग्जांपल ऑफ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो आप कंफ्यूजन ना हो, तो इसके लिए अच्छे से पढ़ के लो, ठीक है। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में क्रोमैटियम आता है, ठीक है। ये H2S यूटिलाइज करता है। अब मैंने जैसे बताया
कि these organism live under anaerobic condition, ठीक है, anaerobic condition बोल रहा है। तो क्यों H2S प्रोवाइड यूज कर रहे हैं वो लोग? H2S जब टूट जाता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो ये 2S ये एलिमेंटल सल्फर प्रोड्यूस करके दे रहा है, इधर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता तो ये सारे ऑर्गेनिज्म मारे जाता है, ठीक है। तो इधर H2S यूटिलाइज हो रहा है, इट इज अ मच मोर पावरफुल रिड्यूसर, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छे से रिड्यूस करके लेगा, ओके। बट इधर ऑक्सीजन फॉर्मेशन नहीं है, ओके। सो इधर 2 moles of H2S are required to balance the equation, obviously, ठीक है, एंड 4 electrons are required to reduce कार्बन डाइऑक्साइड टू H2, ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जा सके, ओके। अभी अगर आपको H2S नहीं यूटिलाइज करना तो इसके रिप्लेसमेंट भी आप थायोसल्फेट भी प्रोवाइड कर सकते हो, विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। ये भी रिडक्टेंट का काम करता है, ठीक है, ये भी रिडक्टेंट का काम करता है और ये NaHSO4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो बट ये याद रखो कि H2S इज मच मोर पावरफुल रिड्यूसर देन वाटर एंड Na2S2O3, ठीक है, थायोसल्फेट विच इज नथिंग बट थायोसल्फेट, ओके। तो इसमें दे रखा है ईच मोल ऑफ थायोसल्फेट प्रोवाइड्स approximately 80 electron sufficient for reduction of 2 moles of carbon dioxide, ठीक है। आगे चलते हैं, होपफुली समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है क्या किसी को? जा रहा रहेगा तो बता दो मुझे, तो आई कैन यूज वाइट बोर्ड ऑल्सो, ठीक है, अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है। बाकी लोगों को समझ में नहीं आया, 3 लोगों को ही समझ में आया, ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, पर्पल, अब हम लोगों ने क्या देखा था, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, एग्जांपल क्या था, क्रोमैटियम। अभी आते हैं हम लोग पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, जिसमें आता है रोडोस्पिरोलम रूब्रम, ठीक है। ये ऑर्गेनिक यूटिलाइज करता है, ऑर्गेनिक रिडक्टेंट यूटिलाइज करता है, जैसे हम लोगों ने देखा था ये Na2S2O3 थायोसल्फेट या H2S, ये इनऑर्गेनिक सोर्स था। बट अगर हम लोग देखेंगे तो रोडोस्पिरोलम रूब्रम ये इथेनॉल यूटिलाइज कर सकता है, आइसोप्रोपेनॉल यूटिलाइज कर सकता है, सक्सिनेट यूटिलाइज कर सकता है एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, या रिड्यूसर, रिडक्टेंट, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, देखो अगर कार्बन डाइऑक्साइड देखोगे तो ये भी ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, बट ये जो है इथेनॉल इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, एसिटिक एसिटिक एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, ओके। और एसिटाल्डिहाइड फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कर देगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थिंग इज कि इधर ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर या ऑर्गेनिक रिडक्टेंट आ रहा है इंस्टेड ऑफ इनऑर्गेनिक रिडक्टेंट, ठीक है। जैसे वाटर भी इनऑर्गेनिक रिडक्टेंट हो गया, H2S भी इनऑर्गेनिक रिडक्टेंट हो गया, थायोसल्फेट भी इनऑर्गेनिक रिडक्टेंट हो गया, ओके। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक? ऑब्वियसली ऑर्गेनिक बोलेंगे तो उसमें C और H आता है, ठीक है, हमेशा याद रखो, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसका फोन है, 1 मिनट। ओके गाइस, 5 to 10 मिनट्स वेट करो, मैंने एक बंदे को बुलाया था जो तुम के लिए बायोकेमिस्ट्री के लिए नोट्स लेके आया, ठीक है। मैं रुको, मैं आता हूँ 10 मिनट में।
हेलो, यस, कैन यू हियर मी? हेलो, सब लोग हैं ना, जाग रहे हैं ना? ओके, ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। एंड सॉरी फॉर द डिले। ठीक है। अच्छा, अभी इधर हम लोग आ गए थे सीबी वैन नील के ऊपर। ठीक है। तो वैन नील ऑब्वियसली सरनेम है। ओके, एंड ये पाइनियर थे स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस में। इन्होंने ने क्या बताया कि उन्होंने क्या क्या बोला कि ये जो रिएक्शन है जो हम लोग देखते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O प्लस कार्बोहाइड्रेट विल गिव यू सम ऑक्सीजन। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो जनरलाइज किया, रिएक्शंस को ही जनरलाइज किया। उसमें क्या उसने क्या बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस रिडक्टेंट डालो, ठीक है, H2A डालो, ठीक है, विच इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, H2O भी हो सकता है, H2S भी हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर H2O रहेगा तो ऑक्सीजन निकलेगा, और H2S रहेगा तो 2S निकलेगा। ठीक है, एलिमेंटल सल्फर निकलेगा। ओके। और इसमें इसने एच टू ये भी बताया कि H2S इज मच स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन थायोसल्फेट एंड वाटर। ठीक है। और उसने क्या और भी मतलब ऑब्वियसली वैनिल नहीं, अभी दूसरे की बात कर रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेड था कि अगर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा उसको लाइट एनर्जी कम लगेगी। ठीक है, इन कंपैरिजन टू थायोसल्फेट एंड वाटर। बट ये एक्सपेक्टेड था, बट थिंग इज कि एक्सपेरिमेंटली वो प्रूव नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया कि सेम अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी ही रिक्वायर्ड है, चाहे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो, चाहे वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो, मतलब इन कंपैरिजन। ठीक है, जैसे थायोसल्फेट एंड वाटर। ठीक है। तो दिस कॉज्ड वैन नील टू पोस्टुलेट, इस ऑब्जर्वेशन के बाद वैन नील ने क्या पोस्टुलेट किया, दैट प्राइमरी रिएक्शन इज द सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। प्राइमरी रिएक्शन सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। और जो भी है वाटर है या रिड्यूसिंग एजेंट है वो स्प्लिट हो रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इधर बताया स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो वैन नील ने ये प्रपोज किया। ठीक है, पोस्टुलेट किया कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो रहा है टू यील्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, H, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OH। तो इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन या लाइट एनर्जी, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। एक तो रिड्यूसिंग एजेंट में, ठीक है, और एक है OH जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। समझ रहे हो कि ऊपर से जा रहा है? बता दो। यस, समझ रहे हो ऊपर से जा रहा है? ओके, दो लोगों ने, तीन लोगों ने बोला। ओके, तो एक काम करता हूँ, मैं इधर आ जाता हूँ फिर व्हाइट बोर्ड में। तो वैन नील ने क्या पोस्टुलेट किया कि जो भी मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट होता है। ठीक है, स्प्लिट किस में होता है? ओके, इसमें और इसमें। ठीक है कि नहीं? तो ये है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, जो H है या H प्लस बोल सकते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और OH क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। और ये स्प्लिट किसके प्रेजेंस में हो रहा है? वाटर कैसे स्प्लिट हो रहा है? बिकॉज ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, समझा ये के ऊपर से गया? आप समझा? यस। ओके, ठीक है। और आगे चलते हैं इधर। अभी इसमें एक चीज़ और बोली गई। तो उन्होंने बोला कि जो वाटर मॉलिक्यूल है या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किधर से इवॉल्व हो रहा है? वाटर से हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से हो रहा है। तो रूबेन एंड कैमिन,
ओके, रुबिन एंड कैमन, तो इधर है, एक मिनट इधर आ जाओ। ओके, सो इधर आप होपफुली आपको ये दिख रहा है इधर, ठीक है, मार्कर दिख रहा है, मार्कर एज एन कर्सर। तो रुबिन एंड कामन, ये देखो, कैमन, रुबिन एंड कैमन, ठीक है, इन्होंने क्लासिकल एक्सपेरिमेंट रन किया पता लगाने के लिए कि ऑक्सीजन किधर से इवॉल्व हो रहा है। तो अगर ये रिएक्शन देख पा रहे हो, तो इन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को नॉर्मल जो रहता है, ठीक है, और इधर जो ऑक्सीजन है उसको नॉर्मल रखा, और इधर जो वाटर का ऑक्सीजन था उसको इंस्टेड ऑफ 16 वो 18, मतलब जो है वो थोड़ा हेवी वाटर है, ठीक है, इसको हेवी वाटर भी बोल सकते हैं। ओके, H2O18, ठीक है, H2O18, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, इस जो ऑक्सीजन है वो इधर जा रहा है आपका कार्बोहाइड्रेट्स में जो ऑक्सीजन है उसको बनाने के लिए, और जो H2O क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। स्प्लिट किस में हो रहा है, एक तो आपका जो ये स्प्लिट हो रहा है, तो जो हाइड्रोजन है वो आपका इसमें जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट और वाटर बनाने के काम जा रहा है, और जो ऑक्सीजन है वो पूरी तरीके से इवॉल्व हो रहा है, मतलब एज एन इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट। तो ये ऑक्सीजन ये गैशियस है, ठीक है। ओके, तो अगर मैं इसको इधर बताऊं, तो ये क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपका, ठीक है, और इधर जो वाटर है, ठीक है, और ये वाटर के हेवी हेवी वाटर है। ओके, क्या मिला इसको, फोटोसिंथेसिस के बाद क्या होगा, एक तो सी ये CH2O, ओके, है ना, N, जो भी अभी जो इधर इधर जो ये ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरीके से इधर आता है, पूरा 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 ऑक्सीजन, ठीक है। ओके, ये आपका गैशियस बन रहा है, प्लस वाटर भी आता है, वाटर भी जनरेट होता है। तुम लोग बोलोगे कि वाटर, ये तो ये नॉर्मल वाटर इधर ही आएगा, नहीं, ये तो ये हाइड्रोजन इधर से जो इवॉल्व हो रहा है वो ये ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो रहा है, ठीक है, तो ये वाटर उसका बन रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, इट इज फ्रॉम दिस वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से आपका ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। वाटर को मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर रहे तब जाके ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज वाटर, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप अल्टरनेटिवली अगर आपको एक्सपेरिमेंट रन करना है, तो रुबेन एंड कैमन ने भी एक्सपेरिमेंट रन किया था। तो इफ़ यू गो फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, अगर ऑक्सीजन को आप हैवी कर दो उसको, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसको हैवी कर दो, और जो वाटर है उसको नॉर्मल रखो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा इसमें, ठीक है, तो ये CH2O, ठीक है, ये आपको इधर ऐसा 18 मिलेगा, ठीक है, प्लस नॉर्मल ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, एंड आप इधर जो वाटर मॉलिक्यूल रहेगा उसमें भी 18 रहेगा। ओके, सो आपको समझा, यस, ये रिएक्शन से समझा किधर किधर से ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, समझ रहे कि ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे, समझा कि ऊपर से क्या, यस स्टूडेंट्स, ऊपर से गया, हेलो, लोग गए क्या, सुनाई दे रहा है आवाज, सो इसमें समझा, ये समझा कि नहीं समझा, ये बता दो मुझे। तो जो ऑक्सीजन है वो आपका मॉलिक्यूल एज एन जो ब्रीदेबल ऑक्सीजन है वो किधर से इवॉल्व हो रहा है, वाटर से इवॉल्व हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्लिट करने से इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी लोगों ने पोस्टुलेट किया था, कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्लिट कर देंगे तो कार्बन इधर आ जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो इधर आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, बट दिस वॉज प्रूव्ड रॉन्ग, ठीक है, बाई रूबेन एंड कैमन, ठीक है। उन्होंने इधर एक हो सकता है दो एक्सपेरिमेंट रन किया, एक हैवी कार्बन डाइऑक्साइड लिया और एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में हैवी वाटर लिया, ठीक है, ओके, एंड उनका फिर देखा कि क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल है, ठीक है। तो रूबेन एंड जो कैमन ने क्लासिकल एक्सपेरिमेंट रन किया था उससे पता चला कि वाटर से ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो अगर तुम लोग वैन नील का अगर ये देखोगे, हाइपोथेसिस देखोगे, पोस्टुलेट देखोगे, तो वो क्या बोल रहा था, वाटर इज बीइंग स्प्लिट इनटू
एक तो रिडक्टेंट और दूसरा है ऑक्सीडेंट, ठीक है, मतलब OH। तो इधर तो OH नहीं दिख रहा ना, OH कहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वैन नील का जो पोस्टुलेट था उसको थोड़ा सा रॉन्ग प्रूव करता है। उसमें ये खाली सॉरी, ये लोग बोलते हैं कि पूरा का पूरा ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, ना कि OH इवॉल्व होता है, ठीक है। ओके, तो वाटर फोटोलिटिक क्लीवेज ऑफ वाटर हो रहा है इंस्टेड ऑफ HON OH में कन्वर्ट हो रहा है, इसके बेटर है कि वो वाटर में ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है हिल्स रिएजेंट और हिल रिएक्शन, इसको बोलते हैं। हिल इज नॉट आपका वो पहाड़ी वाले हिल नहीं बोल रहा हूँ, ये सरनेम है, ठीक है, हिल। तो आर हिल साइंटिस्ट का नाम है, आर हिल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखा पूरा एज एन पूरे प्लांट पे फोकस नहीं रखा, मतलब प्लांट के खाली आपने लीफ लिया और लीफ से फोटोसिंथेटिक अपैरेटस निकाला, ठीक है, एज एन। तो क्लोरोप्लास्ट जो है जिसमें फोटोसिंथेटिक अपैरेटस है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इंटैक्ट प्लांट को छोड़ के उन्होंने क्लोरोप्लास्ट पे वर्क करना चालू किया। तो क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही मेन मॉलिक्यूल है जो कि आपका क्या बोलते हैं, क्या कर रहा है आपका ये फिक्सेशन कर रहा है, ठीक है। रिएक्शंस, मेन रिएक्शन फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस उधर हो रहे हैं। तो अगर आप सेल देखोगे, प्लांट सेल, ठीक है, तो आपका क्लोरोप्लास्ट इधर है, ठीक है, और आपका ATP सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया हमारा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी आपको देखना है कि जो हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2 है, ठीक है। ओके, फोटो सिस्टम 1 में ATP और NADPH इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। ओके, NADPH इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो आप कैसे पता करोगे ये ATP जो जनरेट होके मिल रहा है वो फोटो सिस्टम 1 से ही आ रहा है, ना कि ATP से ये माइटोकॉन्ड्रिया से आ रहा है? कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो बेटर है आप क्या करोगे, प्लांट सेल पे वर्क ही नहीं करोगे, आप डायरेक्टली क्लोरोप्लास्ट निकालोगे और उस पर काम करोगे, क्योंकि इट विल बी फ्री फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो आप डायरेक्टली आप क्लोरोप्लास्ट निकाल रहे हो, आप पूरे के पूरे प्लांट पे काम नहीं कर रहे हो, आप प्लांट सेल पे भी काम नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली क्लोरोप्लास्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्या हो रहा है, यू आर रिमूविंग माइटोकॉन्ड्रिया। तो उससे समझ जाएगा कि ATP तो जो प्रोड्यूसिंग है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, बट ATP प्रोडक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ही निकाल दूँ तो आपको जो ATP जो मिलेगा, डिटेक्ट होगा, इट इज़ प्योरली फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो भी। ओके, समझा ये? तो इसमें क्या बोल रहे हैं, सो ज़्यादा से क्योंकि क्या कर रहे हैं हम लोग, आइसोलेट कर रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा अबाउट रिगार्डिंग ग्राना या क्लोरोप्लास्ट पे, ओके। एंड उसको सेपरेटली हम लोग स्टडी कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। इस और ये आइडियल रहेगा जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ H2O एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देख सकें, ठीक है, इजीली देख सकेंगे या ऑब्जर्व कर सकेंगे। क्योंकि जो पहले जितने भी रिएक्शंस हुए थे वो पूरा का पूरा होल प्लांट को लेके या होल ऑर्गेनिज्म को लेके हुआ था, नॉट इन स्पेसिफिक ऑर्गेनल, ऑर्गेनल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज एन ऑर्गेनल, वैसे क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनल, ठीक है। ओके, जैसे न्यूक्लियस इज एन ऑर्गेनल, राइबोसोम इज एन ऑर्गेनल, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें जाना था, ठीक है। तो दिस वाज नॉट अकम्प्लिश्ड एट दैट टाइम उतना, क्योंकि एडवांस नहीं था। 1937 की बात हो रही है, जब भी इतने एडवांस टेक्निक्स नहीं थे हमारे पास कि हम लोग इजीली क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, इजीली क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट भी कर पाए, ठीक है। बट किया भी रहेगा थोड़ा सा हाई टेक्निक लेके, वो ज़माने का जितना भी हाई टेक्निक रहेगा, ओके। तो उन्होंने बोला कि क्लोरोप्लास्ट पे ही वर्क करना चाहिए इंस्टेड ऑफ होल प्लांट। तो आप इसको आइसोलेटेड इवेंट को आराम से उसमें प्रूव कर पाओगे कि कार्बन डाइ ऑक्सीजन इधर इवॉल्व हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेवरदलेस क्लोरोप्लास्ट वेर एबल टू प्रोड्यूस, मतलब स्पेसिफिक एकदम हम लोग उसने आर हिल ने पूरा का पूरा एज एन, अगर क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट भी किया रहेगा तो उन्होंने एकदम ग्रैन और जो मैट्रिक्स रहता है उसमें, उस पर एकदम उन्होंने काम नहीं कर पाए, क्योंकि वो और
छोटे हो जाते हैं, ठीक है। ग्राना मतलब ग्राना क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है ना, राइट, उसमें मैट्रिक्स ये भी रहता है साइटोप्लाज्म टाइप, ठीक है। तो उस पर वर्क नहीं कर पाए, बट ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट पे वर्क नहीं कर पाए, बट उन्होंने एज अ होल क्लोरोप्लास्ट को लिया एंड उन्होंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखा दूसरा वाला, ठीक है, विच वॉज नोन एज पोटेशियम, विच इज कॉल्ड एज पोटेशियम फेरिक सल्फ ऑक्सलेट, पोटेशियम फेरिक ऑक्सलेट, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उसको रिएक्शन को रन किया, इस पे क्या किया, इट इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का सब्सटीट्यूट है। हम लोग जितने भी देख रहे थे पहले रिएक्शंस, वो H2O के सब्सटीट्यूट से, राइट, H2O के सब्सटीट्यूट इथेनॉल हो गया, H2O के सब्सटीट्यूट आपका H2S हो गया, ठीक है, और या थायोसल्फेट हो गया, राइट, है ना, ये देखे थे। बट इधर हम लोग जो फेरिक ये सॉरी पोटेशियम फेरिक ऑक्सलेट यूज कर रहे, तो इट इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो इधर क्या हो रहा था, इधर जब तो इसमें क्या हो रहा था, जब वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा था, ठीक है, तो इट वाज रिड्यूसिंग फेरिक, होपफुली आई एम राइट, फेरिक इनटू फेरस, Fe3+ इनटू Fe2+, होपफुली आई एम राइट, यस, Fe3+ कन्वर्ट रिड्यूस हो रहा था इनटू Fe2+, ठीक है, और जो वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था एंड ऑब्वियसली प्रोटॉन्स भी निकल रहा था। तो इधर भी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, ठीक है। और कितना मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, जितना आप ये एजेंट डालोगे उतना ही इक्विवेलेंट आपको ऑक्सीडाइज उतना ही इवॉल्व होगा, मतलब जितना आप मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, इट इज अमाउंट ऑफ स्टोकियोमेट्रिक इक्विवेलेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एडेड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब डालोगे उतना ही आपको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। दिस ऑब्जर्वेशन वाज फंडामेंटली इंपॉर्टेंट फॉर इट्स परमिट टू स्टडी द रोल ऑफ H2A एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। सो इसमें अगर वापस देखते हैं एक बार, ठीक है, तो इसमें क्या है, Fe3+ है, क्या पोटेशियम फेरिक ऑक्सलेट, ठीक है। तो हम लोग ये रिएक्शन देख रहे हैं, इसमें जब क्लोरोप्लास्ट में रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है ये, या इसको ऐसे भी कर दें, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2+ में। क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था जो कि रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, ये रिड्यूस हो चुका है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि ऑक्सीडाइज हो चुका है, किसमें ऑक्सीडाइज हो चुका है, ऑक्सीजन में, ठीक है। और इधर प्रोटॉन्स में मिले आपको, ठीक है। अभी ये तो ये रिड्यूस हो गया और ये ऑक्सीडाइज हो गया, सिंपल, ओके, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो इसको हम लोग पोटेशियम फेरिक ऑक्सलेट को हम लोग हिल्स रिएजेंट भी बोलते हैं, हिल्स रिएजेंट, ठीक है, हिल्स रिएजेंट। आपको जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत रहेगी तो आप यू कैन यूज़ हिल्स रिएजेंट, ठीक है, ओके। और ये पूरे रिएक्शन को हिल्स रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। इधर इधर इधर, ओके। जो हम लोगों ने देखा ये Fe3+ प्लस H2O प्लस विल गिव यू Fe2+ और ऑक्सीजन, तो इसको हिल्स रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। होपफुली समझ रहे हैं आपको। तो पोटेशियम फेरिक ऑक्सलेट को हिल्स रिएजेंट एंड ये रिएक्शन को हिल्स रिएक्शन बोलेगा, हिल रिएक्शन या हिल रिएक्शन। समझा कि ऊपर से क्या बता दूं मुझे, समझा पक्का। ओके, ठीक है। सो तो बाकी दूसरे कंपाउंड्स भी यूटिलाइज किए जैसे बेंजोक्विनोन, ठीक है, उसको भी हम अभी इसको भी हिल्स रिएजेंट की तरह सर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और क्लोरोप्लास्ट में ये हाइड्रोक्विनोन में कन्वर्ट हो गया, बेंजोक्विनोन इज कन्वर्टिंग टू हाइड्रोक्विनोन। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो इधर O डबल बॉन्ड O है और इधर क्या H ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, रिड्यूस हो गया, तो हाइड्रोक्विनोन हो गया, और ये इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, ठीक है।
ओके, तो जितना आप बेंजोक्विनोन डालोगे उतना आपका ऑक्सीजन मिलेगा, जितना आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे उतना ही स्टोइकियोमेट्री आपको ऑक्सीजन इवॉल्व करके मिलेगा, सिंपल। ठीक है, ओके। सो इसको, ये अप्रोच को थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया था कि ये इतना इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स नहीं है, बट नॉनदलेस ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड है। ठीक है, अभी एक्सेप्टेड। ओके, तो यूएस 1952 यूएस लैब ने बोला कि NADP डालो या NAD प्लस डालो, ये भी हिल रिएजेंट का काम कर सकता है। ठीक है, तो ये इन्होंने जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने काम किया स्पिनिच ग्राना में। ठीक है, और लाइट डाला उसमें ऑब्वियसली, तो उसका क्लोरोप्लास्ट निकाला और NAD प्लस डाला, NH2 ऑब्वियसली यूटिलाइज किया। तो NADPH मतलब क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया, NAD प्लस जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वो रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, और वाटर से आपको ऑक्सीजन मिला। ठीक है, ओके। सो तो इधर हम लोग बोल सकते हैं कि जो NAD प्लस NADPH एंड वाटर एंड ATP जो जनरेट करके मिलता है फोटोसिस्टम 1 में, वो डार्क रिएक्शंस में एज एन C3 साइकिल में यूटिलाइज हो जाता है। ओके, एक मिनट। ओके, सो हाँ ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आवाज़ सुनाई दे रहा है? यस, होपफुली यस। ओके, सो फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या हो गया, यूजिंग लाइट एनर्जी ATP जनरेट होता है। ठीक है, सो ये आपका काफ़ी ज़्यादा अभी तो काफ़ी ज़्यादा नोन है, बट वो ज़माने में एज इन 1930s एंड 50s में इट वाज स्टिल वेरी न्यू। ठीक है, मतलब एज ए न्यू कॉन्सेप्ट था। ओके, so NADPH and ATP were required to convert carbon dioxide to carbohydrates। ठीक है, इन फोटोसिंथेसिस। तो ATP एंड NADPH रिक्वायर्ड है, अभी भी ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, वही है। एंड ATP एंड NADPH रिक्वायर्ड है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिससे कार्बोहाइड्रेट जनरेट करके मिलता है। ठीक है, तो इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो NADPH इज वर्किंग एज अ हिल रिएजेंट। ठीक है, इट वाज थॉट दैट, ओके, सो ओके, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें हम लोग डीप में देखेंगे इसके बारे में। एक मिनट। तो आर्नन एंड हिज एसोसिएट्स ने क्वेश्चन किया था ATPs हु प्रोड्यूस डिस्कवर्ड इन क्लोरोप्लास्ट अलोन। तो उन्होंने क्या किया, एक ये रन किया उन्होंने, नहीं आई थिंक नहीं, एक मिनट। तो ये दो टाइप के फोटो सिस्टम्स रहते हैं, फोटो सिस्टम 1 रहता है या फोटो सिस्टम 2 भी रहता है। ओके, एंड इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो ये याद रखो। एक इधर आ जाता हूँ मैं, जस्ट अ सेकंड। तो इसमें दो टाइप के फोटो सिस्टम 1 रहते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ठीक है, और फोटो सिस्टम 1 आपका अगर अकेला रहेगा, ठीक है, तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैरी आउट होता है। ओके, फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसमें आपका ATP जनरेट करके मिलता है, और NADPH बोल रहा हूँ, PH बोल रहा हूँ, तो ये ज़्यादातर एनाबॉलिक रिएक्शंस के लिए यूटिलाइज होता है। ओके, फोटो सिस्टम 2 में फोटो सिस्टम 2 में आपका क्या होता है, ये आपका
नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये यूज होता है। जब फोटो सिस्टम 2 फर्स्ट पहला रिएक्शन फोटो सिस्टम 2 का रहता है, फिर फोटो सिस्टम 1 भी आता है, और ये क्या होता है, ये साइक्लिक, इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं हम लोग। ओके, तो ये ऐसा रहता है, ये फोटो सिस्टम 2 रहता है, ओके, एंड इधर फोटो सिस्टम 1 रहता है, मतलब इधर दोनों टाइप के फोटो सिस्टम रहते हैं। ओके, ओके, ये नॉन साइक्लिक में आता है, इसको हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो इसको जेड स्कीम बोलते हैं। अगर तुम देख रहे हो तो इसको ये जेड शेप में, ठीक है, इसको अगर आप अरे इसको 180 डिग्री घुमा दो तो, ओ सॉरी 90 डिग्री घुमा दो तो जेड, तो इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अगर तुम लोग फोटो सिस्टम 1 ही देखो खाली, तो ये क्या होता है, इसमें जो रिएक्शन होता है वो वापस स्टार्ट होता है, तो मतलब क्या हो रहा है, ये साइक्लिक इन नेचर है। और अगर तुम लोग इधर देखोगे तो दिस इज नॉन साइक्लिक इन नेचर, ठीक है। इधर पहले फोटो सिस्टम 2 आता है, फिर इधर फोटो सिस्टम 1 आता है, ठीक है। ओके, सो इसमें जो रिएक्शन है वो ऐसे जाता है, एंड ये वापस अपने उसमें नहीं आता, ठीक है, ओरिजिनल बैक टू स्क्वायर 1 में नहीं आता है। इधर फिर वाटर विल एक्ट एज प्रोटॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, जो भी, इधर वाटर स्प्लिट हो जाता है एंड ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, ठीक है। ओके, सो ये हम लोग देखेंगे डीप में नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। तो ये याद रखो, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है जिसमें खाली फोटो सिस्टम 1 यूटिलाइज होता है, और एक में दूसरा होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक मतलब ये साइकिल इसका कंप्लीट नहीं हो रहा। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटो सिस्टम 2 यूटिलाइज होता है मेनली, फिर फोटो सिस्टम 1 भी यूटिलाइज होता है, ठीक है, दोनों टाइप के, ओके। और इसको जेड स्कीम बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। इसके क्वेश्चन डाले मैंने, पता नहीं, ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों भी, फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2। और अगर आप देखोगे फोटो सिस्टम 1 में जैसे मैंने बताया एटीपी एंड एनएडीपीएच दोनों प्रोड्यूस होता है, यह साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अगर आप देखोगे तो उसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, ठीक है, ऑक्सीजन इवॉल्व, ठीक है। तो ये इधर इसके बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे, ठीक है। और होपफुली आज का लेक्चर समझ में आ रहेगा, एंड सॉरी तुम लोगों के लिए नोट्स के लिए मैं थोड़ा नहीं नोट्स कलेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो आई विल फॉरवर्ड दिस नोट। ये आपका जो ये वाला बुक है, इट इज़ बिंग, ये आपको स्कैन करके मैंने भेज दिया है, आप एक बार पढ़ के लो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके, यस। सो अच्छे से पढ़ के लो, ठीक है। ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एमसीक्यू डाले हुए, ठीक है, अभी और बताने की ज़रूरत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ओके। चलो बाय बाय एवरीवन, एंड या मुझे बता देना अगर लेक्चर फ्री रहेगा आफ्टर 5 PM, 4 to 5 PM, ठीक। चलो बाय बाय एवरीवन।